नमस्कार बंधु बांधवों। इस समय हम लोग न्याय दर्शन पर चर्चा कर रहे हैं। न्याय दर्शन की पहले भी मैंने बहुत तारीफ कर रखी है। खास तौर से जो बुद्धि विवेक की परंपरा है, जो ज्ञान मीमांसा है, वो भारतीय दर्शन में सर्वाधिक कहीं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो वह आपके इसी न्याय दर्शन में दिखाई देती है। यहाँ तक कि जो वर्तमान पाश्चात्य दर्शन है, कंटेम्परेरी वेस्टर्न फिलॉसफी है, उसके भी कई सारे अनसुलझे रहस्यों को खोल सकने की संभावना अगर कहीं है तो वह मात्र और मात्र न्याय दर्शन में है। इस पर चर्चा हम लोग आगे जब कंटेम्परेरी वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं उसको मैं कनेक्ट कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी जो है यहीं पर रहते हैं। गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया था। हम लोगों ने जो है ज्ञान क्या है, ज्ञान के भेद क्या है, प्रमाण क्या है, इस पर हम लोगों ने चर्चा कर रखी है। अगर ज्ञान मीमांसा में आए तो ज्ञान मीमांसा में तीन चीजों पर जो है हमें फोकस करना चाहिए। एक है प्रमाण, यानी कि ज्ञान का विषय क्या है। दूसरा, प्रमाण क्या है, यानी कि ज्ञान किन माध्यमों से जो है हम उसको जो है सही या गलत करा सकते हैं। और तीसरा प्रमेय है, यानी कि ज्ञान का विषय क्या बन सकता है और क्या नहीं बन सकता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि जिन आंखों से सब कुछ देखा जाता है, उन आंखों को कैसे देखा जाए, क्या वह आंखें भी देखने योग्य हैं। जिन आंखें सब देखी जाए, आंख न देखी जाए। तो प्रमाण, प्रमाण और प्रमेय। प्रमाण मतलब ज्ञान क्या है, शुद्ध ज्ञान क्या है, यथार्थ ज्ञान क्या है। प्रमाण, प्रमाण में अगर हम माने तो ज्ञान के जो है को कैसे प्रमाणित करेंगे कि वह सत्य ज्ञान है या असत्य ज्ञान है। और प्रमेय, ज्ञान के क्या विषय बनते हैं। अब जब हम लोगों ने प्रमा माना तो प्रमा को जो है हम लोगों ने ये कहा था कि यह जो है चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं अगर हम लोग इस पर बात करें तो प्रमा जो है यथार्थ ज्ञान पर हम लोगों ने चर्चा की थी कि प्रमा को जो है इस न्याय दर्शन में यथार्थ ज्ञान भी बोला जाता है। मैं थोड़ा सा रिवाइज भी कर दे रहा हूँ कि इसको यथार्थ ज्ञान, ये पदार्थ मत कर लीजिएगा, यथार्थ ज्ञान है। यह चार प्रकार का है। कौन कौन से हैं? सर बोर्ड नहीं दिख रहा। ओके ओके ओके, बोर्ड देखो भाई, क्यों नहीं दिख रहे हो? तो सबसे पहले इसमें प्रत्यक्ष को ले लीजिए। प्रत्यक्ष ज्ञान जो है यथार्थ ज्ञान, प्रमा है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद क्या है? अनुमान ज्ञान है। अनुमान के बाद आपका या अनुमति ज्ञान इसको बोलते हैं। अनुमान या अनुमति कर लीजिए। उपमान या उपमिति ज्ञान कर लीजिए। हर बार ज्ञान शब्द का जरूर प्रयोग कर दीजिए। और चौथा जो है वह शब्द ज्ञान है। ये जो ज्ञान जिन प्रमाणों से उपलब्ध होते हैं उसके आधार पर न्याय में प्रमाण को भी चार प्रकार का माना गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। अब इनको पढ़ते समय आप ये समझ लीजिएगा कि इनका खंडन आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। कहां पर पढ़ा है? अनुमान और शब्द का विशेष रूप से आप लोगों ने खंडन पढ़ा हुआ है कि जब आप चर्चा कर रहे थे चारवाक दर्शन का। तो चारवाक दर्शन को हमेशा याद रखिएगा। तो ये प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण है। इसी तरह से हम लोगों ने यथार्थ ज्ञान के साथ साथ अयथार्थ ज्ञान की भी चर्चा की थी, और जिसमें हम लोगों ने अयथार्थ ज्ञान को तीन प्रकार का माना था: संशय, विपर्य और तर्क। आज हम लोग जो है प्रमाण की चर्चा करेंगे और प्रमाण में सर्वप्रथम हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा करेंगे। तो प्रत्यक्ष प्रमाण पर जो है हम लोग जो है बिल्कुल टिके रहे। न्याय सूत्र में जब प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा करते हैं पहले ही अध्याय में आपको जो है यह मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है ऑनलाइन जो है न्याय सूत्र मंगवा लीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा। तो प्रत्यक्ष प्रमाण को कैसे ये जो है मानते हैं, बहुत सस्ती सी आती है, गीता प्रेस की भी मिल जाएगी
और रामकृष्ण मिशन मठ की भी मिल जाएगी। इसमें से रामकृष्ण मिशन मठ का जो न्याय सूत्र है वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो ना मिले तो आप लोग गीता का जो है मंगवा लीजिए, रखिए, ये सब होना चाहिए। खाली समय बैठे एक आध पन्ने पलट लीजिए तो अच्छा लगता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का जो है क्या इन्होंने लिखा है, स्वयं गौतम मुनि ने प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण बताया। का लक्षण क्या बताया है, इन्होंने बताया है जो है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न। अब देखिएगा, संस्कृत भी आप लोग मेरे साथ सीख लीजिए। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न, यानी कि इंद्रियों के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न हुआ हो, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न क्या है, कहते हैं ज्ञानम अव्यपदेशम। पहले ही अध्याय में अव्यपदेशम, ये मैं संस्कृत इसलिए लिख पा रहा हूं ताकि संस्कृत पर भी पकड़ मजबूत हो जाए आपकी, और साथ में जो है श्लोक की वजह से चीजों को याद रखना भी आसान हो जाता है। और जब अभी डिटेल करूंगा तो आप कहेंगे यार ये थोड़ा आसान सब है। अव्यभिचारी, व्यवसायत्मक, प्रत्यक्षम, ये कहां पर है, न्याय सूत्र में यह लिखा हुआ है। क्या इच्छा हो रही है आप लोग की कि आप लोग न्याय सूत्र अपने घर में मंगा करके रख लीजिए? कुछ कुछ ऐसी इच्छा हो रही है? जी सर, एक बार इसको पढ़ दीजिए दोबारा। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेशम अव्यभिचारी व्यवसायत्मक प्रत्यक्षम। ये इतना सही लिखा नहीं जाता है इस पर, क्योंकि पेंसिल रखी रहती है। ठीक बात है ना? जी सर। अब इसको जो है हम तोड़ते हैं, तो तोड़ने पर क्या इसका अर्थ निकलेगा, अर्थात प्रत्यक्ष इंद्रियार्थ सन्निकर्षम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान है, जो अव्यपदेश अव्यभिचारी
जो उपदेश, अव्यपदेश, अव्यभिचारी और व्यवसायत्मक होता है। ठीक है, अब यहां पर इनको स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि इन शब्दों के अव्यपदेश और व्यभिचारी और व्यवसायत्मक आदि के जो है अर्थ क्या है। तो जरा मैं इसके अर्थ लेता हूं कि सबसे पहले मैं ले लेता हूं अव्यपदेश शब्द का अर्थ क्या है। अव्यपदेश कहने का मतलब क्या है कि मतलब नाम जाति आदि कल्पना रहित, नाम जाति आदि कल्पना रहित, यानी कि जब हम ज्ञान पर चर्चा करते हैं, जब हमें किसी चीज का प्रत्यक्ष होता है तो हमें उसका केवल शुरू में प्रत्यक्ष होता है, उसमें उसका नाम जाति आदि की कल्पना हमको नहीं होती है, वह उस समय हमको प्राप्त नहीं होता है। ठीक है ना? यस सर। तो ये जो नाम जाति आदि, जैसे आप अपने सामने पड़ी हुई किसी भी वस्तु को देखिए, आपके सामने जो है आपकी टेबल पड़ी हुई है, तो जिस समय आप टेबल को देखते हो उस समय टेबल दिखाई तो देता है, लेकिन उसी समय उसके नाम आदि की जो है कल्पना आपको नहीं होती है, या वो उसमें जुड़ा हुआ नहीं होता, यह बाद में उसमें आता है। यानी कि पहले क्षण जब कोई प्रत्यक्ष होता है तो उसमें किसी भी तरह की कैटेगरीज नहीं जुड़ी होती है। हम किसी भी चीज को देखते हैं तो कुछ कैटेगरीज के साथ देखते हैं ना, जैसे सामने दीवार देख रहे हैं, मैं अपने सामने जो है अलमीरा देख रहा हूँ, तो इनमें क्या है कि मैं इसके में कलर देख रहा हूँ, इसमें साइज देख रहा हूँ, ये सब कैटेगरीज हैं कि ये ब्लैक कलर का है, ये रेक्टेंगल फॉर्म में है, तो ये सब क्या है, दीज आर कैटेगरीज। तो हम जब अलमीरा को देख रहे हैं तो हम पहले अलमीरा हमको दिखाई देती है, ये कैटेगरीज का ज्ञान हमको बाद में आकर के जुड़ता है। तो ये कैसा ज्ञान माना जाता है, इसे निर्विकल्प ज्ञान माना जाता है। कैसा बोलेंगे हम? निर्विकल्प प्रत्यक्ष। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि किस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो इसे हमने कैसा माना? निर्विकल्प प्रत्यक्ष माना है ना। समझ में आया? और जब वो कैटेगरीज हमको जुड़ जाती हैं तो उसी को हम सविकल्प प्रत्यक्ष मानते हैं। जब कैटेगरीज जुड़ जाती है तब कैसा ज्ञान रहता है? कैटेगरीज के जुड़ने के बाद यही ज्ञान सविकल्प हो जाता है। क्या ये क्लियर है मेरी बात? जी सर। अब यहीं पर हम लोग दूसरी कल्पना लेते हैं। सूरज नहीं है क्या अभी क्लास में? सनलाइट ड्यूटी थी तो सो रहे हैं। जी सर। चलिए ठीक है, क्लास रिकॉर्डेड रहेगी, उपलब्ध हो जाएगा। अब दूसरा ये कहते हैं कि व्यवसायत्मक का अर्थ क्या है। तो व्यवसायत्मक अव्यपदेश का उल्टा है, इसका मतलब होता है सविकल्प या सविकल्पक प्रत्यक्ष। अब इसमें क्या होगा? इसमें कैटेगरीज जुड़ जाती हैं, यानी कि नाम
जाति आदि से युक्त हो जाता है, यानी कि कैटेगरीज। अव्यपदेश मतलब कैटेगरीज नहीं है, केवल चीज दिखी और जब उसका रंग, रूप, आकार, नाम आदि हमको ध्यान में आता है तो वह क्या होता है, व्यवसायत्मक हो जाता है। ठीक है। अब व्यभिचारी का मतलब क्या है? व्यभिचारी का मतलब क्या होता है, आप में से कोई बताएगा? तो अव्यभिचारी समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। कोई बताए व्यभिचारी शब्द का मतलब क्या होता है? इंटरेक्ट करना जरूरी होता है। ये फिलॉसफी जैसा सब्जेक्ट है, अगर इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो चीजें पकड़ नहीं पाएंगे। बुद्धि को खोलने का क्रम है ये। आप बताइए प्रीति। सर ध्यान नहीं आ रहा है इसका। व्यभिचारी शब्द का मतलब क्या होता है? सामान्य तौर पर किसी को व्यभिचारी बोला जाता है तो मतलब क्या होता है? हिंदी साहित्य के स्टूडेंट से जिनमें कोई विचार ना हो। व्यभिचारी मतलब विचार होता है। कंचन को खोजत फिरे कब व्यभिचारी चोर, ये बहुत बार आपने पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? व्यभिचारी का मतलब ये होता है कि जैसे आपको यह होता है कि आप अपनी काम वासना की संतुष्टि अपने जीवन साथी या प्रेमी के साथ ही करें, परंतु कोई ऐसा हो जो हर चारे पर मुंह मारता फिरता हो तो उसे क्या बोलेंगे हम? व्यभिचारी। यानी कि जिसमें दोष आ जाए, जिसकी की नियति, जिसकी की मित्रता पर या जिसके प्रेम पर संदेह किया जाए, वह भ्रांतिपूर्ण हो। यानी कि व्यभिचारी का मतलब है कि नियत नहीं हो, एकदम स्पष्ट नहीं हो। तो अव्यभिचारी का मतलब क्या हो जाएगा कि जिसके ऊपर संदेह हो, जिसकी नियति के ऊपर, नियत के ऊपर संदेह हो। तो इसी तरह से अव्यभिचारी शब्द यहाँ पर है अभ्रांत, यानी जिसके ऊपर संदेह नहीं किया जा सके। ठीक है। तो अब जरा इसी श्लोक को फिर से हम लोग पढ़ेंगे जो अभी आप लोगों ने लिखा था कि इंद्रियार्थ सन्निकोर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेशम अव्यभिचारी व्यवसायत्मक प्रत्यक्षम, यानी कि प्रत्यक्ष इंद्रियों के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है। यह प्रारंभ में, अब इसके दो चरण हैं, प्रत्यक्ष के यहाँ पर दो चरण है। पहला चरण है अव्यपदेशम और दूसरा व्यवसायत्मक। तो अव्यपदेशम पहले निर्विकल्प प्रत्यक्ष होता है और फिर उसमें नाम जाति आदि जुड़ जाने की वजह से सविकल्प प्रत्यक्ष होता है। और फिर तीसरा गुण इसमें है अव्यभिचारी। तो अगर प्रत्यक्ष को अब यहां से आप बनाना चाहें तो प्रत्यक्ष को आप थोड़ा अवगढ़ सकते हैं कि न्याय सूत्र का प्रत्यक्ष कैसा है या न्याय दर्शन का प्रत्यक्ष कैसा है। तो अब जरा हम इसको एक लाइन के जरिए खींचेंगे, एक डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि न्याय दर्शन का जो प्रत्यक्ष है यह पहला होता है कि इंद्रियों की के सन्निकर्ष से प्राप्त होता है, निकटता से।
निकटता से, सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है। तो कैसे उत्पन्न हुआ? फिर यह दो चरण में होता है। दो चरण में होता है। यह दो चरण कौन कौन से हैं? पहला चरण इसका है अव्यपदेशम। प्रीति बताओ, अव्यपदेशम का मतलब अब क्या हो गया? आपने क्या सीख लिया? सर जिसमें मतलब कैटेगरी ना हो, निर्विकल्प जिसे बोलते हैं। निर्विकल्प प्रत्यक्ष, ठीक है। और दूसरा, अच्छा एक चीज, आप दोनों लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हो, हिंदी पढ़ने में और फिलॉसफी पढ़ने में अंतर समझ में आ रहा है? हाँ सर, बहुत अंतर है। क्या अंतर समझ में आ रहा है? सर वहाँ शब्दों से खेला जाता है, यहाँ पे ज्ञान की बातें होती है। वहाँ पे बस कहानियों के थ्रू आपको बताया जाता है सब कुछ। बट ये बहुत भीतर की चीज है फिलॉसफी। सबसे बड़ा अंतर है कि उसको पढ़ने में दिमाग बहुत अधिक खर्च नहीं करना था। कुछ चीजें हैं जिनको कि आप रट लो, आपका काम चल जाएगा। कोई भी आप सब्जेक्ट उठाओ, आप सोशियोलॉजी, आप रट लो, काम चल जाएगा। आप PSIR रट लो, काम चल जाएगा। पर फिलॉसफी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स से भी ज्यादा इसमें एप्लीकेशन है दिमाग का। तो बहुत सारे बच्चे जिनको कि आप देखते होंगे कि उन्हें चीजों को एडॉप्ट करने में दिक्कत होती है। अगर उनको फिलॉसफी ढंग से पढ़ा दी जाए तो उनका एडॉप्शन का लेवल, यानी उनकी जो बुद्धि की क्रियाशीलता है ना, वो 7वें आसमान तक पहुंच जाएगी। इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है ये, गजब का है। देखिए एक एक शब्द जो है खेलता है, और जब तक आप उस पर फोकस नहीं करेंगे तब तक आप उसका अर्थ ग्रहण नहीं कर सकते हैं। उसको समझने के लिए उसका अर्थ ग्रहण होना बहुत आवश्यक है। सही बात बोल रहा हूं ना? जी सर। तो ये इसकी बहुत बड़ी विशिष्टता है दर्शन शास्त्र की। और मैं अक्सर कहता हूं कि जिसने दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ा है वह इस धरती पर बिना पूंछ के पशु के समान है, क्योंकि वो फिर पढ़ ही नहीं रहा है। अब सोचिए कि आप जो कुछ भी देख रहे हैं, पहले वो अब तक आप देखते चले आए हैं। आपने जो देखा, आपने सोचा ही नहीं कि वो आप देख रहे हैं तो वो आपका ज्ञान कैसे बन रहा है। पहले आपने देखा और वो बिल्कुल बिना किसी रंग रूप आकार के आपको दिखता है, और फिर जब वो ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो रहा है तो वह सारी कैटेगरीज को एडॉप्ट करता हुआ होता है। फिर दूसरा क्या होता है इसमें? व्यवसायत्मक होता है। व्यवसायत्मक होने का अर्थ क्या हुआ कि सविकल्प प्रत्यक्ष। फिर दूसरे चरण पर आ गया सविकल्प प्रत्यक्ष। सविकल्प प्रत्यक्ष का मतलब नाम जाति आदि सहित। हो गया ये दोनों, नाम जाति आदि से रहित और नाम जाति आदि से सहित। और फिर तीसरा लक्षण क्या है? तीसरा लक्षण है कि यह अव्यभिचारी होना चाहिए। हम लोग यहीं से ले लें इसका क्रम। अव्यभिचारी,
मतलब भ्रांति रहित होना चाहिए। अच्छा चलो इसको भी समझते हैं कि ये यहाँ पर कहने का क्या मतलब, लिख तो दिया गया है कि भ्रांति रहित होना चाहिए, मतलब क्या है, मतलब कि आप दूर से अंधेरे में रात को आपको भूत दिख रहा है कि कोई हिल रहा है, हुम्बा, तो क्या वह प्रत्यक्ष है? नहीं, क्योंकि वह स्पष्ट नहीं है, बल्कि वह भ्रांतिपूर्ण है। आप और करीब जाइए, किसी जो है मजबूत हृदय वाले को, ज्ञानी व्यक्ति को साथ में लीजिए, तो भूत नहीं दिखाई देगा, क्योंकि भूत दिखने के लिए यह आवश्यक है कि कोई भी चीज प्रत्यक्ष तभी होगी जब उस पर रोशनी पड़े और रोशनी टकरा करके वापस आए, तभी तो। अब रोशनी पड़े और रोशनी टकरा करके वापस आने के लिए जरूरी है कि वह उसमें भौतिकता हो, भौतिक पदार्थों से ही रोशनी टकरा करके वापस लौटेगी, मैटर से ही लौटेगी। लेकिन अब भूत को लोग बताते हैं कि भूत जो है वो एनर्जी है। अब यदि भूत को एनर्जी मान लिया तो जाहिर सी बात है कि भूत टकरा करके कभी भी वापस नहीं आएगा, उससे रोशनी कभी भी वापस नहीं आएगी। क्लियर है? जी सर। अब भूत के अलावा कोई और मान लीजिए कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं, बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी पिक्चर, जैसे बीच में ये चला था जब चूंकि 2024 के इलेक्शन में तो बहुत सारी लड़ाई चली, तो 2024 की लड़ाई में एक बात और हुआ कि बिहार के लोगों को तमिल वाले मार, अब उसका वीडियो में चलने लगा और देख करके बहुत सारे लोग उबाल मारने लगे। वो एक तो है ना मनीष कश्यप, बहुचट प्रॉब्लम एकदम से गधा के कारण, मतलब पत्रकारिता का तरह तुम इतना चिल्लाता कहाँ है बे, समझ में नहीं आता तुम्हारा, तुम पत्रकारिता कर रहा है, एकदम सबको गाली गलौज देना, उल्टा सीधा बोलना, महात्मा गांधी के ऊपर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना, और तुम अपने आप को इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवी कहते हो, मरे हुए लोगों को तुम गाली गलौज करोगे। अब दो जूता जो है सरकार का पड़ा तुम इधर बिलबिलाओ उसे, और तुम जो है आलोचना महात्मा गांधी होना आसान है क्या? तो अब जो चीज देख करके लोग बिलबिलाएंगे उसका क्या अर्थ है? क्या वह भ्रांति रहित है? हम सब जानते हैं कि इस तरह के वीडियो, इस तरह की तस्वीरें एडिट करके मॉर्फ करके आती हैं, तो वो यानी कि भ्रांति की संभावना उनमें बनी है, यानी कि सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनल पर दिखाई जाने वाली कोई भी चीज प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक बात है ना? जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर इतना समझ में आ गया तो अब जरा देखिए कि आप लोगों को प्रत्यक्ष समझ में आया? जी सर। अब प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष को हमने माना कि यह इंद्रिय सन्निकर्ष से प्राप्त ज्ञान है, इंद्रिय सन्निकर्ष से प्राप्त ज्ञान। ठीक है, जो कैसा होना चाहिए? अव्यपदेश व्यवसायात्मक और अव्यभिचारी होना चाहिए। तो ये तीन लक्षण जो है
इसमें बताया गया। अब यहीं पर अगर इंद्रिय शब्द को ले लिया गया तो इंद्रिय शब्द का अर्थ क्या होगा? इंद्रिय शब्द के लिए यहां पर जो है हम कहेंगे कि 5 ज्ञानेंद्रिय, अनु 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम बताओ एक बार में। मन, बुद्धि, ये ज्ञानेंद्रिय है। बहुत दिन से नहीं पढ़ रहे हैं फिलोसफी। इसके लिए फिलोसफी पढ़ने, बचपन से ज्ञानेंद्रिय पढ़ते हैं लोग, इसके लिए फिलोसफी पढ़ना या ना पढ़ने का क्या अर्थ है? ये तो फिलोसफी पढ़ो या ना पढ़ो, ज्ञानेंद्रिय सबको पता होती है। सर याद आ गया, आईज, नोज, ईयर, यही सब है। हाँ, और त्वचा। हाँ, 4 तो हो गया सर। और मन, नहीं 5वां मन नहीं होगा। जीभ, हाँ जीभ, हाँ हो सकता है। टंग, टंग किस काम में आता है? ज्ञानेंद्रिय सर स्वाद, स्वाद, स्वाद के लिए। ठीक है, तो 5 ज्ञानेंद्रिय हो गए और एक अतिरेंद्रिय है। ये आपका जो है कुल मिलाकर क्या बन गया? अतिरेंद्रिय क्या है? अतिरेंद्रिय है आपका मन है ना? मैं एक बार फिर से इसको लिख दे रहा हूं, जितनी बार आपको रिकॉर्ड किए। नेत्र, श्रोत, घ्राण, रसना और त्वक, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। अब यहां पर अगर मन को ले लें तो मन का क्या है कि मनोभावों की, आजकल देखिए बहुत सारे लोग मन के भाव पढ़ने वाले लोग हो गए हैं, सब फर्जीवाड़ा वाले हैं। बताइए कोई किसी सर एस्ट्रोलॉजी करके ऐप है सर, वो सच होता है? कौन सा? सर एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी तो वैदिक हिस्सा है। एस्ट्रोलॉजी अगर किसी को आती है, ये जो इंटरनेट वगैरह का बनाते हैं वो सब फर्जी है। सर एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोटॉक। अब बेटा उसके ऊपर मुझे बात करनी होगी, लेकिन इस तरह से जो है ज्योतिष नहीं होती है कि आप एकदम पैसा के लिए जो है हड़बड़ी में जाया जाइए। सर प्रति मिनट 32 रुपया, किसी किसी का चार्ज है 101 रुपीज पर मिनट। यस सर, इतना महंगा है बात करना। तो ये वैदिक ज्ञान है, यानी कि वो क्या है? फर्जीवाड़ा है, पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। ज्योतिष अगर आप प्राचीन अच्छे ज्ञानियों से मिलिए तो कभी आपसे पैसे की डिमांड नहीं करेंगे। चलिए छोड़िए भाई, हमारा काम है, ठीक है ना? सर बहुत डिमांड है सर आजकल के मार्केट में इसका। मार्केट में डिमांड तो जो है नाचने वालों का भी है, तो क्या करें? मार्केट में तो जो पोर्न साइट्स हैं उनकी भी डिमांड है कि नहीं है? जी सर ये भी सही है। इंद्रिय शब्द से मन का ही ज्ञान होता है।
ठीक है। तो मनोभाव के साधारण प्रत्यक्ष में भी इंद्रिय शब्द से मन का ही अर्थ होता है। अर्थ शब्द में भी अगर हम ले तो बाह्य पदार्थ और मन के भाव दोनों ही आ जाते हैं। अब यहीं पर जो है मैं आप लोगों को थोड़ा सा और इन डेप्थ लेके चलूंगा। दो तरह का होता है, एक तो होता है कि प्रत्यक्ष जो है इसको हम जो है दो भाग में बांट सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण को दो भागों में बांटा जा सकता है। साधारण प्रत्यक्ष, और असाधारण प्रत्यक्ष। अब साधारण प्रत्यक्ष को हम लेकर के चले तो साधारण प्रत्यक्ष को कैसे मानेंगे? तो साधारण प्रत्यक्ष को जो है हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला जो है साधारण बाह्य प्रत्यक्ष होता है, और दूसरा साधारण मानस प्रत्यक्ष होता है। अब इसमें से भी अगर हम देखें तो जो साधारण बाह्य प्रत्यक्ष है यह त्रिविध प्रकार का होता है। त्रिविध होता है। यह कैसा होता है? यह द्विविध होता है। यह असाधारण कैसा होता है? यह फिर त्रिविध होता है, सॉरी द्विविध होता है। ये कैसा है? द्विविध। अब अगर त्रिविध कहते हैं तो त्रिविध का मतलब कैसे है? ये तीन विधि क्या है? तो त्रिविध में आत्मा का मन से सन्निकर्ष पहला क्या है? सबसे पहले आत्मा और मन होते हैं। आत्मा का मन से सन्निकर्ष, फिर दूसरा मन का ज्ञानेंद्रिय से सन्निकर्ष, और तीसरा ज्ञानेंद्रिय का बाह्य पदार्थ से। बाह्य पदार्थ से सन्निकर्ष, यानी कि अगर हम बाह्य पदार्थ का, जैसे कि आपके सामने दीवार है और आप दीवार को देखिए तो इस दीवार के प्रत्यक्ष के तीन चरण हैं। पहला आपका आत्मा मन से जुड़ेगा,
मन इंद्रियों को कनेक्ट करेगा और इंद्रियां आपकी दीवार को कनेक्ट करेंगी, तभी ज्ञान होगा, अन्यथा ज्ञान नहीं होगा। आत्मा मन से, मन ज्ञानेंद्रियों से और ज्ञानेंद्रियां बाहर पदार्थ से। अब अनु जो है शाम को बाजार जा रही थी और अनु ने ये कहा कि आजकल वजन बढ़ रहा है मेरा, मैं कुछ खाऊंगी नहीं बाजार का। अब बाजार में जाते जाते देखी कि कल्लू राम हलवाई जो है जलेबी छान रहे, गर्मा गर्म जलेबी, खड़बड़ जलेबी छानी जा रही है। अब तो अनु का मन हो गया, तन डोले मेरा मन डोले वाले स्टाइल में डोल रहा। तो हुआ क्या कि अगर केवल और केवल जो है इंद्रियों के सन्निकर्ष से ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो मन को बेचैन नहीं होना चाहिए था, परंतु मन बेचैन है। शाहरुख खान का सिनेमा आ रहा है, देख करके लोग झूम रहे हैं, झूमे जो पठान यार, काहे जब भी ये झूमेगा तुम्हारा मन काहे झूम रहा है? क्यों? क्योंकि तुम्हारा आत्मा और इंद्रियों के मध्य में मन कनेक्टर का काम करता है। यानी कि यह प्रत्यक्ष कैसा है? बाह्य प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष में पदार्थ, मन और आत्मा तीनों को कनेक्ट कर जाते हैं। इसीलिए अगर जुबान पे लालच पाना है, ज्ञानेंद्रिय हो चाहे कर्मेंद्रिय हो, अगर उसका समुचित उपभोग करना है, उस पर नियंत्रण प्राप्त करना है, तो कैसे करेंगे? उस पर नियंत्रण प्राप्त करने का एकमात्र तरीका ये है कि आप अपने मन पर नियंत्रण पालो। मन पर नियंत्रण यानी कि इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। सही बात है ना? जी सर। इसलिए अगर इस संसार में अच्छी तरीके से जीना है तो मन को नियंत्रित करिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं इंद्रियों का दमन कर देना चाहिए, नाश कर देना चाहिए। अगर मान लीजिए कि मन को मार ही दिया तो फिर कोई भी ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा। मन मर जाए तो क्या ज्ञान प्राप्त होगा? नहीं सर। नो सर। चलिए ठीक है। अब इसी तरह से हम लोगों ने द्वैत प्रत्यक्ष ज्ञान को भी समझने की कोशिश करेंगे। अब द्विविध प्रत्यक्ष, ये मन से जो ज्ञान होता है, मन के भावों का, तो ये कैसा होगा? तो साधारण मन से द्विविध सन्निकर्ष होता है, द्विविध सन्निकर्ष कर दीजिए। ये भी क्या है? द्विविध सन्निकर्ष। तो अब अगर साधारण मनस में आप जा रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि आत्मा का मन से पहले चरण में क्या होगा? आत्मा का मन से सन्निकर्ष, और दूसरे चरण में क्या होगा? मन का मनोभाव से सन्निकर्ष। अब मान लीजिए आपको मन लगा करके पढ़ते हैं, बड़ा बढ़िया है, मन लगा करके पढ़ रहे हैं, लेकिन मन जो सामने वाली खिड़की पर अटका पड़ा है, अब कैसे करेंगे?
अब क्या क्या करेंगे आप? तो इसका सबसे अच्छा रास्ता ये है कि उस संपर्क को ही तोड़ दिया जाए। मन का जो मनोभाव से, यानी कि मन को नियंत्रित कर लिया तो मनोभावों के प्रति भी जो आसक्ति होती है उस पर भी मोह माया है। बनना है आईएएस, अब मन लगा है दवा में एकदम से। अब क्या करें? तो मन को नियंत्रित कर लीजिए, तो वह मोह माया आदि को भी नियंत्रित कर लेगा। तीसरा है असाधारण प्रत्यक्ष। असाधारण प्रत्यक्ष में क्या होगा? सन्निकर्ष कैसा होता है? ये मैं इसी में गलत जगह पर हूं, तो इसमें भी विविध सन्निकर्ष है। आत्मा का मन से सन्निकर्ष, सेम बात होगी, ये बार और भी याद रखेगा। और दूसरा मन का मनोभाव से। या आत्म ज्ञान के जो विषय है, मनोभाव यहाँ पर बदल गया। यहाँ पर मनोभाव साधारण अर्थ में है, यहाँ पर ईश्वरीय ज्ञान आदि से संबंधित है, पर है वो भी मनोभाव। क्यों? क्योंकि ये सन्निकर्ष जब कभी भी होगा, अब यहीं पर इस बात को याद रखिएगा, पहले तो ये चीज याद रख लीजिए आपको कि ये सन्निकर्ष और ये सन्निकर्ष एक जैसे होते हैं। और अब ये समझिएगा कि सन्निकर्ष की अवस्था में या प्रत्यक्ष की अवस्था में मन सदा आत्मा से लिप्त होगा। अब ये देख लीजिए, ये तीनों सन्निकर्ष आपकी समझ में आए कि कैसे हो रहा है? सर ये साधारण और असाधारण में कुछ तो डिफरेंस होगा ना सर? अब यहाँ पर ईश्वरीय भाव आ गया है ना, आत्मज्ञान आ गया है, लेकिन जब तक ये सन्निकर्ष में है तब तक ये क्या है? आत्मा और मन का बंधन है। मोक्ष में यही सन्निकर्ष समाप्त हो जाता है। ठीक बात है? जी। अब प्रत्यक्ष के विपरीत सर ये दिख नहीं रहा सर, ये सन्निकर्ष प्रत्यक्ष इस तरह स्पेशल यहाँ पर थोड़ा और स्पष्ट कर दो। आत्मा मन से संयोग
क्लियर है? आगे बढ़ो। यस सर। अनु हो या कट गई? समझ में नहीं आ रहा? ज्यादा भारी हो गया? नहीं सर, सच समझ में आ रहा। अब यहीं पर समझिए कि प्रत्यक्ष के दो भेद होते हैं। तो कितने भेद हैं? दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक को कहते हैं सविकल्प प्रत्यक्ष और दूसरे को कहते हैं निर्विकल्प प्रत्यक्ष। अंदाजा लगाइए होगा कि ये क्या है? जी सर। निर्विकल्प प्रत्यक्ष और सविकल्प प्रत्यक्ष। अब निर्विकल्प प्रत्यक्ष क्या कहते हैं? तो ये एक बात मैं और कि एक बात यहीं पर आप ध्यान में रखिएगा कि ये वस्तुतः भेद नहीं है बल्कि अवस्था है। कई जगह इसको भेद लिखा गया है नोट। सर आपने स्टार्टिंग में जैसे बताया कि लक्षण है, तो लक्षण भी मान सकते हैं इनको ना प्रत्यक्ष प्रमाण के। हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण भी हो सकते हैं, बिल्कुल। मेरे इस बात का मतलब तो अब समझ में आ रहा होगा ना कि यह भेद नहीं बल्कि क्या है? अवस्थाएं हैं। जी। अब अगर इनको देखें तो यहीं पर जो है आप एक लाइन और बनाइएगा नोट। एक और नोट लिखिए कि न्याय के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान है ज्ञान सदैव कैसा होता है? सविकल्पक होता है। अब ज्ञान अगर सविकल्पक होता है तो इसलिए प्रत्यक्ष भी क्या होगा? प्रत्यक्ष ज्ञान हमेशा सविकल्पक रूप में ही आपको मिलेगा। इज दैट क्लियर? एक बार फिर बता दीजिए। ज्ञान हमेशा सविकल्पक होता है, यानी कैटेगरीज के साथ जुड़ा ही होगा, बिना कैटेगरीज के। जैसे अद्वैत वेदांत में जहां पर कि ब्रह्म को अनिर्वचनीय माना गया है कि ब्रह्म न काला है, न मोटा है, न कोटा है, न रूप है, न रंग है, न स्वाद है, न गंध है। ब्रह्म में कुछ भी नहीं है। तो ब्रह्म वहां पर क्या है? ब्रह्म सभी विकल्पों से परे विकल्पातीत है। लेकिन इस संसार में हम जिन भी चीजों को जानते हैं, कोई भी चीज ऐसे बताइए जिसमें कोई न कोई विकल्प ना हो। हवा है, आप कहेंगे हवा में क्या है? हवा में ठीक है कि रूप नहीं है, रंग नहीं है, गंध नहीं है, परंतु हवा में शीतलता होगी, हवा में उष्णता होगी, हवा में गति होगी, चाहे वो धीमी हो चाहे ज्यादा हो,
हवा में या तो सांस लेने लायक गुण होंगे या सांस न लेने लायक गुण होंगे, अवगुण होंगे, पॉल्यूशन वगैरह होगा। यानी कि उस हवा में भी कुछ न कुछ कैटेगरीज जुड़ी हैं। आप इस संसार में बताइए कोई ऐसी चीज आप जानते हो जिसमें कि कोई विकल्प ना हो? कोई भी ऐसी चीज जानते हैं जो समस्त विकल्पों से परे हो? नहीं। कोशिश करिए समझने की। आत्मा, आत्मा को कैसे आप जानते हैं? पहली बात तो क्या आत्मा इस संसार के भौतिक वस्तुओं में शामिल है? अगर किसी शरीर में है तो आत्मा किसी शरीर में है तो जीवात्मा है, तो फिर वह उस व्यक्ति का जो है या उस शरीर की आत्मा होगी, क्या वही एक कैटेगरी आपने नहीं जोड़ दिया? वो भी नहीं होगा। क्या बोल रहे हो सर? वो भी फिर नहीं होगा, उसमें भी विकल्प को जोड़ दिया है ना। तो इस संसार में जितना भी अच्छा आत्मा का प्रत्यक्ष होता है क्या? नो सर। तो हम उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जिनका प्रत्यक्ष होता है। अच्छा, हवा का प्रत्यक्ष होता है? नो सर, महसूस होता है। तो महसूस कैसे होता है? अनुभव कैसे है? प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। त्वचा से टच होती है ना हवा, तो प्रत्यक्ष हो गया ना। तो सर वो अनुभव होगा ना, दिखाई देता ना। प्रत्यक्ष का मतलब दिखाई देना नहीं है। गुलाब की खुशबू भी प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का मतलब दिखाई देने भर से नहीं है। वह दिखाई दे, वह सुनाई दे, वह चखने में आ जाए या फिर वह त्वचा के स्पर्श में आ जाए, वह सब प्रत्यक्ष है। जो प्रत्यक्ष का हम साधारण अर्थ में क्या लेते हैं? दिखाई देना, वह गलत है, अधूरा है। सब जितने भी ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जिन भी चीजों को हम जान सकते हैं वह किसमें आएंगे? वह प्रत्यक्ष में आएंगे। ठीक है। आप लोग चिंतन नहीं करते हैं और यही वजह है कि समय ज्यादा लग जाता है। आप लोग थोड़ा चिंतन करा कीजिए। चिंतन करेंगे तभी से समझ में आएगा भाई। चिंतन नहीं करेंगे कैसे समझ में आएगा? चलिए आगे बढ़े। तो अब इनकी क्या है कि ज्ञान कैसा हो गया? अब यही पर ये जरूरी है कि सविकल्पक बनने से पूर्व, अब लिखिएगा, प्रत्येक प्रत्यक्ष सविकल्पक बनने के पूर्व निर्विकल्पक अवस्था में रहता है। प्रत्येक प्रत्यक्ष सविकल्पक बनने के पूर्व निर्विकल्पक अवस्था में रहता है। अर्थात निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान की पूर्व अवस्था है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष क्या हुआ? क्योंकि जब तक वह निर्विकल्पक है तब तक आपको ज्ञान हुआ ही नहीं। आप ज्ञान तभी पाएंगे जब वह कैटेगरीज में जुड़ेगा। यही बात शून्यवाद में भी आपने पढ़ी थी।
इसी बात को मैं हमेशा कहता हूं कि इमैनुअल कांट को जब आप पढ़ेंगे तो इमैनुअल कांट मानते हैं कि यह आपकी अगर बुद्धि है तो बुद्धि जो है 1 2 3 4 5 हो गया ना, 4 ही रहने देगा, यहीं तक रहने देगा। अब इसमें जब 12 कैटेगरीज बनती हैं, 1 2 3 4 12 कैटेगरीज बनती हैं, और आप किसी भी चीज को पहले इन्हीं कैटेगरीज में ढालेंगे तभी पाएंगे। आप लिखिएगा, निर्विकल्पक और सविकल्पक प्रत्यक्ष की तुलना हम इमैनुअल कांट द्वारा व्याख्यायित इमैनुअल कांट द्वारा व्याख्यायित न्यूमेना और फिनोमेना से भी कर सकते हैं। न्यूमेना और फिनोमेना से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पर समझिएगा कि यह किसने कहा है, निर्विकल्पक और सविकल्पक न्याय दर्शन। और न्यूमेना और फिनोमेना कैसा है, यह इमैनुअल कांट का है। पर दोनों में एक अंतर है, प्रत्येक निर्विकल्पक को अंत में सविकल्पक में चेंज होना है। लेकिन इमैनुअल कांट जब चर्चा करते हैं तो इमैनुअल कांट की चर्चा में न्यूमेना और फिर फिनोमेना आता है। तो न्यूमेना के कहने का मतलब वहां पर क्या हो गया कि कोई भी चीज जो होती है वह वस्तुतः किसी कैटेगरी के बिना होती है। हम जब उसको समझते हैं तो हम उसी कैटेगरीज का रंग रोपण कर देते हैं, यानी कि हमें समझने के लिए उन कैटेगरीज की आवश्यकता होती है। यही बात न्याय दर्शन में कहता है। लेकिन न्याय दर्शन क्या कहता है, न्याय दर्शन और इमैनुअल कांट में एक बेसिक अंतर है। इमैनुअल कांट के हिसाब से प्रत्येक वस्तु अपने आप में न्यूमेना है, यानी कि जो वस्तु है वह वैसी है, परंतु हम उसे उस रूप में जान ही नहीं सकते। हम उसे जानने के लिए अपने रंग में जरूर रंगेंगे। कई बार ये कहते हो ना, ये खासतौर से टिकटॉक वाले इस बात को ज्यादा बेहतर समझेंगे, ये जो शॉर्ट्स रील्स वगैरह बनाते हैं। अनु कनेक्ट करना इस बात से, यहाँ सुन रही हो ना हमको। अब शॉर्ट्स और रील्स में क्या लिखा जाता है, बार बार उसमें लिखा जाता है दुनिया हमको कैसी समझती है समझने दो, हम तो भैया जैसे हैं हम वैसे रहेंगे। यानी कि एक ही व्यक्ति को अलग अलग लोग अलग अलग रंग रूप और आकार में समझते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग रंग रूप और आकार में समझते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो रही है। तो इसका मतलब कि मैं क्या हूं, मैं उससे बिल्कुल भिन्न हूं। तुलसीदास क्या लिखते हैं, तुलसीदास लिखते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी कि तुम्हारे पास जो जो कैटेगरीज हैं तुमने भगवान को वैसे ही देखा। एक आय कहे कि भगवान राम अयोध्या में पैदा नहीं हुए, एक ने कहा कि
भगवान राम अयोध्या में ही पैदा हुए, अगर आज भगवान राम भी आकर के कह दें कि मैं अयोध्या में इस जगह पर पैदा नहीं हुआ, तो वो कह देंगे कि मित्रों, हम जानते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, इन्हें क्या पता कि ये कहां पैदा हुए, ये यहीं पैदा हुए थे। तो दूसरे कहेंगे देखिए भैया, ये भगवान राम जो है, मैं आप लोग को बताता हूं, माइथोलॉजिकल है, ये भगवान राम हिस्टोरिकल नहीं है। देखिए भैया, ये आपको कभी भी नहीं बताएंगे, पर हम बता रहे हैं। मतलब बताने ना बताने बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं भैया। लेकिन दोनों में से सही कौन है? दोनों में से कोई सही नहीं है। भगवान राम को माइथोलॉजिकल बता करके या उनको ये कहना कि राम अयोध्या में, राम किसी कैलेंडर में नहीं पैदा हुए थे, ये भी बात सही है, क्योंकि ये तुम्हारी कैटेगरीज है। राम यहीं पैदा हुए थे, इसी तारीख को पैदा हुए थे। भले राम, कौशल्या और दशरथ आकर के कह दे कि राम नहीं पैदा हुए थे, लेकिन मेरी राजनीति को सूट करता है तो मैं यहीं पैदा कराऊंगा। और होगा तो मातृत्व सशक्त योजना के तहत हम दिखा भी देंगे कि कौशल्या को हमने ही जो है उस समय जो है कुछ दिया था। यहां तक कह सकते हैं कि अग्नि की जगह वो अग्नि को खीर ले जाकर के देने का भी जो है आइडिया मैंने ही दिया था, क्योंकि आपकी कैटेगरीज आपके उस राजनीतिक स्वार्थ को सूट करती है, तो वो फिनोमिना है। राम का अयोध्या में पैदा होना प्रपंच है। फिनोमिना को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रपंच बोलते हैं। राम का अयोध्या में ना पैदा होना, अरे राम तो अजन्मा है, राम देश और काल के परे हैं, तो राम का अयोध्या में ना पैदा होना भी उतना ही सत्य है, गलत नहीं है। राम देश और काल से नहीं बंधे हैं, तो ये भी सही साहब, वो भी सही, क्योंकि ये फिनोमिना है। वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप में देश और काल की सीमाओं के परे होती है, प्रत्येक वस्तु। ये कौन मानता है? इमैनुअल कांट मानते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि वास्तव में जो चीजें हैं वो कहीं अलग हैं और हम उनको अलग रूप में समझते हैं। यानी कि हम जिस चीज को जैसा देख रहे हैं वह वस्तु वैसी ही नहीं है। यही बात शून्यवाद भी कहता है। यही बात आगे चल करके जब आप प्लेटो को पढ़ेंगे तो प्लेटो भी कहेंगे कि ये जो आपके सामने दीवार है, यह दीवार तो केवल एक फोटोकॉपी है। ओरिजिनल दीवार तो प्रत्ययों के स्वर्ग में है, ये सब फोटोकॉपी है। इसको ओरिजिनल मत समझिए। ओरिजिनल दीवार कहाँ है? प्रत्ययों के स्वर्ग में, इन द हेवन ऑफ आइडियाज। अच्छा सा बड़ा दिक्कत आपने कर दिया, आपने तो प्रत्यक्षों के स्वर्ग में भेज दिया। क्या जी साहब? तो इसका मतलब यह है कि प्रत्यक्षों के स्वर्ग में जो है वह क्या है? कैटेगरीज के बिना है। यानी कि जो न्याय दर्शन कह रहा है उसकी झलक आपको वेस्टर्न फिलॉसफी में भी दिख जाएगी। हालांकि प्लेटो और इमैनुअल कांट का समय इनके बहुत बाद में है, लेकिन यह नहीं कह सकते कि बाद में पैदा होने के कारण उन्होंने चोरी ही की होगी। यह अवधारणा पूरी तरह से गलत है। हमें मानना होगा ठीक है, सभी लोग अपनी अपनी मेहनत करते हैं। तो यह निर्विकल्पक और सविकल्पक अंतर क्या है? इमैनुअल कांट मानते हैं कि एक ही समय में निर्विकल्पक भी रहेगी और सविकल्पक भी रहेगा, लेकिन न्याय दर्शन कहता है कि नहीं, निर्विकल्पक रहेगा और जैसे ही सविकल्पक बनेगा तो निर्विकल्पक वाली स्थिति समाप्त हो जाएगी। ठीक है? यह दूध और पनीर का रिलेशन है। यह रिलेशन कैसा है? दूध और पनीर का। और ये कैसा है? गाय के दूध और पैकेट के दूध का है, या गाय के दूध और भैंस के दूध का है। नहीं, ये रिलेशन आप मानेंगे कि दूध और भैंस के दूध का है। यानी कि दूध को हमने कैटेगरी नहीं दी थी, लेकिन भैंस का दूध हमने एक कैटेगरी दी, और ये दूध और पनीर का है। अंतर समझ में आ गया सबको एकदम कायदे से, या एकदम कंफ्यूज हो गए थे?
दिमाग कैसे? में घंटा बज गया या आप कहिए सर घंटा समझ में आया तो भी चलेगा। सर इसमें यही बताया ना, मतलब कि जो निर्विकल्प और सविकल्प है, तो प्रत्यक्ष में जो निर्विकल्प है उसको अंततः सविकल्प होना ही है। और इमैनुअल कांट ने माना है न्यूमेना में कि कोई भी चीज जो है वो मतलब प्रत्येक वस्तु न्यूमेना है, लेकिन जब हम उसको अपने अनुसार उसको कैटेगराइज करते हैं तो वो फिनोमेना होती है। हाँ, तो दोनों का अंतर भी समझ में आ गया ना? जी सर। अनु, हमें लग रहा है कि इस क्लास में हम यही रोक दें आज की तारीख में, कल यहीं से हम लोग फिर इसको ऊपर तो ज्यादा समझ में आएगी, वरना दिमाग में नहीं। ठीक है ना? तो इसको आज आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और पूरा न्याय दर्शन अब तक जितना पढ़ा उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो फिर प्रत्यक्ष और अनुमान ये पढ़ाने में मुझको करीबन 1 सप्ताह का समय लगेगा। जहां प्रत्यक्ष और अनुमान पढ़ लिया उसके बाद थोड़ा सा कारणवाद पे चर्चा करेंगे, ईश्वर पे चर्चा करेंगे, न्याय खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष और अनुमान पर बहुत अधिक चर्चा करेंगे क्योंकि इससे सवाल सबसे अधिक